हाँ जी, मेहरबान, कदरदान, रोशनदान, मर्तबान, पानदान, साइंसदान, कीमियादान, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे रोकेगा तू ऐ ना खुदा क्या गर्क होने से? मुझे रोकेगा तू ऐ ना खुदा क्या गर्क होने से? जिनको डूबना है डूब जाते हैं सफ़ीनों में। जी, आज हम आइंस का पानी के अंदर डूबना डिस्कस करेंगे कि जब आइंस वाटर के अंदर डूबते हैं तो क्या गुल खिलाते हैं, और जो वो गुल खिलाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से। जी, हाइड्रेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। द हीट energy released when new bonds are made between ions and water molecules is known as hydration energy। जब आयंस वाटर के अंदर डाले जाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। पानी में ज़रा देर को तो हलचल हुई थी, फिर यूं था कि जैसे कोई डूबा ही नहीं। ठीक है जी, इसलिए आयन जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व किए जाते हैं, उसमें डाले जाते हैं और वो वाटर के साथ जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो कहते हैं जी डूब के इंसान मर जाता है, लेकिन आयंस डूब के नहीं मरते, तो इसलिए इंसान को वैसे आयंस की तरह होना चाहिए। कौन कहता है कि मैं डूबूंगा तो मर जाऊंगा? मैं तो आयन हूँ, पानियों के साथ दोस्तियां लगाऊंगा। हाँ जी, आयन जो हैं वाटर के साथ दोस्तियां लगा लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हैं, लेकिन वो कौन से आयंस? ठीक है जी, अब वो कौन से आयंस? हाइड्रेशन प्रॉपर डेफिनेशन के साथ अगर डिस्कस किया जाए, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज या एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस, हाँ जी वो गैसियस आयंस होने चाहिए, डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू गिव इन्फिनिट डिल्यूट सॉल्यूशन। इन्फिनिट डिल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए ये इन्फिनिट डिल्यूट सॉल्यूशन कितना होता है? ये अराउंड अबाउट जो होता है 800 टू 1000 मोल तक जो सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है, वो इन्फिनिट डिल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर किया जाता है जिसमें किसी भी चीज़ का 1 मोल डाला जाए। ठीक है जी, यहाँ पे है हम डालेंगे, डिजॉल्व करेंगे 1 मोल गैसियस आयंस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इन्फिनिट डिल्यूट सॉल्यूशन and amount of energy is released, this amount of energy is released known as hydration energy। ठीक है जी, अब हमेशा जो है वो एनर्जी रिलीज ही होगी जब गैसेस आयन जो हैं वो वाटर के अंदर डाले जाएंगे, पॉजिटिव नहीं हो सकती। वैसे पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड्स की किताबों में रिलीज्ड और एब्जॉर्ब दोनों ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, वो कन्फ्यूजन में आगे जाके आपकी दूर कर देता हूँ कि वहाँ अब्जॉर्ब का लफ्ज़ क्यों लिखा हुआ है। हम जैसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो उस वक्त जो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो होगी -1075 किलो जॉल पर मोल। ठीक है जी, अच्छा जी, मैकेनिज़्म क्या है हाइड्रेशन का कि जब वाटर के अंदर आयंस डाले जाते हैं तो होता क्या है? बेसिकली होता यह है कि सपोज करें, हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले हम सोडियम और क्लोराइड गैसेस आयंस में वो एक्वस में डालते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये बताएंगे कि ये गैसेस आयंस में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। जब भी कोई लैटिस क्रिस्टल किसी भी साल्ट का जो है वो तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी होते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ लैटिस इनटू इट्स आयंस। सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लैटिस हो तो उसको इसके गैसेस आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है जी, अब जब वो गैसेस आयंस में आ गए, अब इन गैसेस आयंस को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया करेंगे तो उस वक्त जो है वो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी, अब हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंडिविजुअल आयंस की कैलकुलेट की जाती है। जैसे हम यहाँ पे
आयन तो दो बने हैं, एक सोडियम आयन क्लोराइड आयन। जो सोडियम आयन है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है -390, जो क्लोराइड है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है -384 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। अब ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है, वजह क्या होती है? क्योंकि जब आयंस वाटर के अंदर डालते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस है, इसको चारों तरफ से जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं और इसके साथ बनाते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। इसी तरह जो क्लोराइड आयंस हैं ये भी जब वाटर के अंदर जाते हैं गैसेस फॉर्म में, तो इसको भी वाटर के मॉलिक्यूल सारी तरफ से सराउंडिंग में इसको सराउंड कर लेते हैं और जब सराउंड करते हैं तो इसके साथ आयन डाइपोल फोर्सेस बनाते हैं। जब आयंस के दरमियान में और वाटर के दरमियान में आयन डाइपोल फोर्सेस बनती हैं तो उस वक्त जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। वो क्यों रिलीज़ होती है? वजह ये होती है कि वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और आयंस और वाटर के दरमियान आयन डाइपोल फोर्सेस है, और आयन डाइपोल फोर्सेस कंपैरेटिवली थोड़ी सी कहते हैं स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में। इसलिए बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा मजबूत होती है एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होती है। हाँ जी, अब हम कन्फ्यूजन दूर करने लगे हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी में और हीट ऑफ सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। अक्सर को इस बात का पता ही नहीं होता कि हाइड्रेशन एनर्जी में और हीट ऑफ सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस है। कई लोग तो इसको एक ही बात कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात आज के बाद इंशाल्लाह आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। मुझे हाइड्रेशन एनर्जी में और हीट ऑफ सॉल्यूशन में डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इंथैल्पी चेंज ऑफ डिसोल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट प्रेशर रिजल्टिंग इन इन्फिनिट सॉल्यूशन, इन्फिनिट डिल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में भी पॉजिटिव एंड में भी नेगेटिव। हम किसी भी कंपाउंड को जब कहते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं जो एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, जब वो कंपाउंड जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो वो इसके बाद प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, या फिर कुछ भी ना हो, ना एक्सोथर्मिक हो ना एंडोथर्मिक हो, यानी एनर्जी रिलीज भी हो सकती है ओवरऑल जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है जब उस कंपाउंड्स को, चाहे वो आयनिक कंपाउंड्स हो या कोवेलेंट कंपाउंड हो, जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो हाइड्रेशन एनर्जी है, कहते हैं जी 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस डिसॉल्व इन इनफ वाटर टू गिव इन्फिनिट डिल्यूट सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स हीट एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन द आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब दोनों में फ़र्क तो कोई नज़र नहीं आ रहा। ऊपर वाले में कह रहा है जी ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जो है वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में कह रहा है कि एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। अच्छा, इसका डिफरेंस ये है कि इसमें हम सिंपल कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में हम आमतौर पे घरों में डाल रहे होते हैं तो वो हीट ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है? जब आप सोडियम क्लोराइड को गैसेस आयंस में कन्वर्ट करें, उन गैसेस आयंस को वाटर में डालें, तो उस वक्त जो हीट एनर्जी रिलीज होगी उसको आप हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है जी। हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में जो गलती है वो यही है कि वो हीट ऑफ हाइड्रेशन है बेसिकली, लेकिन डेफिनेशन नीचे वो है वो हीट ऑफ सॉल्यूशन की दी हुई है उसने। ठीक है जी। इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी में और हीट ऑफ सॉल्यूशन में फ़र्क होता है। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली इसको बता दें। जब पहले हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली कि सोडियम क्लोराइड पे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी दे के उसको आयंस में, गैसेस आयंस में कन्वर्ट करेंगे। इन गैसेस आयंस को हम डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो उस वक्त हम इंडिविजुअल आयंस की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, और पहले तो कलेक्टिवली आती है दोनों की, क्योंकि जब हम दोनों गैसेस आयन जो हैं वाटर में डिसॉल्व होंगे तो दोनों की सम आएगा, फिर बाद में इनकी कैलकुलेट कर ली जाती है इंडिविजुअल आयंस की। तो -390 बनती है सोडियम आयंस की और -384 किलो जूल बनती है क्लोराइड आयंस की। ये इनकी हाइड्रेशन एनर्जी है। अच्छा, इसके मुकाबले में जैसे हम सोडियम क्लोराइड इसको पानी में डालते हैं, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तभी तो आयंस बनते हैं, लेकिन गैसेस आयंस में कन्वर्ट नहीं किया हमने, सिंपल सॉलिड को डाला हमने वाटर के अंदर, वो डिसॉल्व हो गया। उस वक्त जो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको कहेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे सोडियम क्लोराइड की हीट ऑफ सॉल्यूशन है +1 किलो जूल पर मोल। उधर से हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन सोडियम और क्लोराइड्स की मिला के जो निकाली है वो -700 अबव 700 यानी 4 8 8 6 7
और 771 के करीब 74 के करीब है ये एनर्जी कलेक्टिवली हीट ऑफ हाइड्रेशन। इधर हम हीट ऑफ सोल्यूशन निकाल रहे हैं +1 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, इसका मतलब दोनों में फ़र्क है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यूज़ और हैं, हीट ऑफ सोल्यूशन की वैल्यूज़ और हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैंने टेबल की फॉर्म में भी समझाया हुआ है, जैसे कि लैटिस एनर्जी है सोडियम क्लोराइड की +771, हीट ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी है पॉजिटिव आइंस की यानी कि सोडियम आइंस की -406 या -390, कई बुक्स में डाटा डिफरेंट भी लिखा होता है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्लोराइड की या -364 या 384 भी लिखा होता है कहीं पे। अब ये इनकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है, ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू है। अच्छा जी, दोनों का जो डिफरेंस लिया गया है वो डिफरेंस आया है +1। जो +1 है दैट इज़ द हीट ऑफ सोल्यूशन। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यूज़ हैं, ये हीट ऑफ सोल्यूशन की वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, इसलिए आज के बाद आपने ये डिफरेंस जहन में रखना है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन में डिफरेंस होता है। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज नेगेटिव होती है, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब इस बात को मज़ीद कन्फर्म करने के लिए हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया है कि एब्सोल्यूट इंथैल्पीज़ हमने गैसेस आयंस की ली हैं। अब देख लें कि जितने भी आयंस जो लिखे हुए हैं आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं सारे के सारे, इन तमाम की वैल्यूज़ देखें नेगेटिव में है। अब नेक्स्ट भी देख लें, ये तमाम आयंस हैं, चाहे पॉजिटिव आयंस हैं चाहे नेगेटिव आयंस हैं, तमाम आयंस की वैल्यूज़ जो हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की नेगेटिव में है। आपकी के पास हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू कभी पॉजिटिव में नहीं आएगी। ठीक होगी बात? हाँ भी चंद मखना समझ आ गई कि कौन आ, जिस समझ कोई नहीं आई ते वाला लेक्चर को मेरे को सुन घिरना है तो। अच्छा जी, पीरियडिक ट्रेंड डिस्कस करेंगे अब। ट्रेंड इन हाइड्रेशन एनर्जी के हवाले से अगर बात करें जी, टॉप टू बॉटम आते हुए हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, फिर इसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब इसके क्या फैक्टर्स हैं आगे इनको थोड़े से यहाँ भी लिखे हुए हैं, आगे जाके भी आपको थोड़ा से और डिटेल के साथ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। लेफ्ट टू राइट की बात करें पीरियड्स में, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज अप टू थर्ड ए ग्रुप तक। देखें ये आपको रेड शेड के मार्क्स जो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है इनकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए थर्ड ए ग्रुप तक तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद टॉप टू बॉटम आते हुए हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है। अब इसके क्या फैक्टर्स हैं, किस वजह से डिक्रीज करती है? फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ आयन। टॉप टू बॉटम आते हुए पता है कि साइज इंक्रीज होते हैं। विद द इंक्रीज इन साइज आयन अलोंग द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि आयन का साइज जितना ज़्यादा होता चला जाएगा, वाटर के साथ आयन डाइपोल फोर्सेज जो बनाता है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं बना सकेगा, तो इस वजह से एनर्जी भी कम रिलीज़ करेगा। साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी उतनी कम रिलीज़ होगी, और आयन का साइज़ जितना छोटा होगा, स्मॉल होगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आयन डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। आपको देखें नज़र आ रहा होगा कि हमने अल्कली मेटल्स का डाटा और हैलोजेंस का उठाया हुआ है। हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम में टॉप टू बॉटम वैल्यूज़ जो हैं हाइड्रेशन एनर्जी की कम हो रही हैं, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं। सिमिलरली नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस हों चाहे नेगेटिव आयंस हों, दोनों के साथ एक ही सूरत हाल होती है। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, तो इनकी वैल्यूज़ भी सेम देखें वैसे ही है कि टॉप टू बॉटम आते हुए इनकी वैल्यूज़ भी डिक्रीज़ कर रही हैं। इसलिए चाहे नेगेटिव आयंस हों चाहे पॉजिटिव आयंस हों, तो साइज़ इंक्रीज़ होने से हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ कर जाती है। पहला फैक्टर। अब डिस्कस करेंगे दूसरा फैक्टर, डेंसिटी ऑफ चार्ज। विद द ग्रेटर चार्ज डेंसिटी हायर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। वो कैसे? जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो देखें सोडियम पे +1 चार्ज आता है और इसके 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर सकता है। मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आता है, एलुमिनियम पे +3 चार्ज आता है। अब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो एलुमिनियम +3 की है, -4680 किलो जूल पर मोल। ठीक होगी बात? उम्मीद है
आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। आप अगले लेक्चर के लिए, कल तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जज्बे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।